हेलो। यस डियर स्टूडेंट, दिस इज़ रेनू एंड वेलकम बैक टू ESKVP। आज हमारा जो कन्वर्सेशन होने वाला है आपसे वो है हैमलेट, यानी कि विलियम शेक्सपियर जी का लिखा हुआ एक प्ले है, उसी के बारे में हम बात करेंगे आपसे। और आपको पता है कि पेपर 2 चल रहा है हमारा मास्टर ऑफ आर्ट इंग्लिश में, जिसमें हम यूनिट 1 को कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम यूनिट 1 में देखे थे क्रिस्टोफर मार्लो के बारे में, जो डॉक्टर फॉक्सटस के बारे में लिखा है। और अगर हम सेकेंड देखें यूनिट 1 में, दूसरा टॉपिक जो हमारा था वो था बेन जॉनसन, जिसमें लिखा गया था एवरी मैन इज इन हिज ह्यूमर, है ना। तो ये सारी बातें तो हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं कि बेन जॉनसन जी ने किस तरह से प्रत्येक आदमी के ह्यूमर के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है यूनिट 2 को लेकर के, जिसमें हम पेपर 2 पढ़ रहे हैं मास्टर ऑफ आर्ट को लेकर के। और इसमें हम देखेंगे बच्चों कि ये जो विलियम शेक्सपियर द्वारा ये हैमलेट लिखा हुआ है, ये जो प्ले है, इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इस प्ले को हम डिस्कस करने के पहले बच्चों थोड़ी सी बातें आपसे करना चाहेंगे कि आप देख रहे हैं कि जब भी आप पोएट पढ़ रहे हैं, ड्रामा पढ़ रहे हैं, पोइट्री पढ़ रहे हैं, है ना, जो भी समरी आप पढ़ रहे हैं, जो भी समरी हमारी आपसे फेस टू फेस कन्वर्सेशन हो रही है बच्चों, है ना, उसमें अक्सर देखने को मिलता है कि जो विदेशी पोएट हैं वो सब क्या कर रहे हैं इसमें कि अपनी अपनी इसमें एक्सप्लेनेशन देते रहते हैं। और बीच में अगर हम बात करें तो विलियम शेक्सपियर ने इस हैमलेट में क्या क्या चीज़ें बताई हैं, जैसे बताएंगे कि हैमलेट जो है, हैमलेट में सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो हैमलेट में विलियम शेक्सपियर, ये जो पर्सन आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, इस पर्सन के बारे में थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन आपको देंगे कि ये जो पर्सन है यहाँ पे दिख रहे हैं, ये हैमलेट है। और हैमलेट के ये बगल में जो पर्सन है, इनके बारे में भी थोड़ी सी हम बात करेंगे। लेकिन पहले हम विलियम शेक्सपियर के बायोग्राफी को देखेंगे। बायोग्राफी के बाद हम कैरेक्टर पे चलेंगे कि किस पर्सन का क्या कैरेक्टर रहा है और किस प्रकार से एक भाई अपने भाई की मतलब मृत्यु कर देता है, उसको मार देता है और भाई की वाइफ से ही शादी कर लेता है। इस प्ले में यही सारी चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं। ओके बच्चों, तो ये विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखा हुआ हैमलेट है। जैसा कि आपको पता है, अगर हम विलियम शेक्सपियर के बर्थ की बात करें बच्चों तो देखेंगे इनके बायोग्राफी को फटाफट कि इनका जो बर्थ है वो अर्ली लाइफ में कैसा था, किस फैमिली से ये बिलोंग करते थे, है ना, सारी चीज़ें। तो विलियम शेक्सपियर की बात करें तो देखेंगे विलियम शेक्सपियर वाज बोर्न ऑन 23 अप्रैल 1564 इन स्टोरफोर्ड अपॉन एवन इंग्लैंड, है ना। यानी कि विलियम शेक्सपियर का जो जन्म हुआ था वो 23 अप्रैल 1564 को इंग्लैंड के स्टेट फोर्ड अपॉन एवन नामक स्थान पर हुआ था, ठीक है। और विलियम जो शेक्सपियर हैं, उनके अगर फादर की बात करें तो विलियम शेक्सपियर के फादर को भी हम देख लेते हैं फटाफट। हिज फादर नेम वाज जॉन शेक्सपियर। आपको ऑलरेडी पता ही है, ये सब हम आपको पहले ही बता चुके हैं, लेकिन फिर भी जो आपके इसमें दिया है प्ले में उसको हमें मतलब एक बार आपसे एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा। हिज फादर नेम जॉन शेक्सपियर, अ ग्लोब मेकर एंड मर्चेंट, यानी कि उनके पिता का नाम क्या था, जॉन शेक्सपियर था, जो दस्ताने बनाने वाले एक व्यापारी थे, ठीक है। वो क्या करते थे, जो ग्लव्स आप पहनते हैं उसको मेक करते थे, यानी कि दस्ताने बनाते थे। हिज मदर नेम वाज मैरी आर्डन हु केम फ्रॉम अ वेल्थी फैमिली, यानी कि उनकी माँ जो थी मैरी आर्डन नाम था जिनका, जो एक समृद्ध परिवार से थी। अगर इनके एजुकेशन की बात करें बच्चों तो एजुकेशन इनका हम देखेंगे कि किस तरह से इनका एजुकेशन था। शेक्सपियर लाइकली स्टडीज एट द किंग न्यू स्कूल इन द स्ट्रेटफोर्ड, यानी कि शेक्सपियर ने संभवतः किंग्स न्यू स्कूल स्ट्रेटफोर्ड में अपनी जो है स्कूली पढ़ाई को कंप्लीट किया था, यानी कि स्कूल की जो शिक्षा थी उसको उन्होंने ग्रहण की थी। ही लर्नड लैटिन लिटरेचर एंड क्लासिकल टेक्स्ट, उन्होंने लैटिन भाषा, साहित्य और शास्त्रीय ग्रंथों की क्या की थी, पढ़ाई की थी, ठीक है। तो आता है कभी कभी मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी कि ऐसे कौन से पोएट थे, है ना, जिन्होंने लैटिन लिटरेचर और क्लासिकल टेस्ट का एजुकेशन लिया था या लर्न किया था। तो हम नाम लेते हैं बच्चों हमेशा विलियम शेक्सपियर का। किसका नाम लेते हैं, विलियम शेक्सपियर का। ओके, तो इनका एजुकेशन वगैरह हो गया। अब हम चलते हैं थोड़े इनके मैरिज लाइफ पे, है ना, इनकी मैरिड लाइफ कैसी थी।
उसके बारे में देख लेते हैं। तो अगर मैरिज एंड फैमिली की बात देखेंगे तो एट द एज ऑफ 18 ही मैरिड एन हैथवे हु वाज 8 ईयर ओल्डर दैन हिम। यानी कि जब ये 18 वर्ष की उम्र में थे तो इन्होंने एक एन हैथवे से शादी की थी जो इनसे 8 साल बड़ी थी। ये सोचो कि अक्सर देखा जाता है बच्चों की जो हस्बैंड होता है उससे हस्बैंड की वाइफ यानी कि लड़के से लड़के की उम्र 2-4 साल अक्सर देखने को मिलता है, कम ही रहता है। लेकिन ये ऐसे मतलब पोएट थे कि इन्होंने जिससे शादी की थी इनकी पत्नी की उम्र क्या थी, 8 साल इनसे बड़ी थी। दे हैड 3 चिल्ड्रेन, सुशाना एंड ट्विंस हैमेट एंड च्यूडिथ। उनके 3 बच्चे थे जिनका नाम था सुशाना और जुड़वा बच्चे जैसे हैमनेट और जूठित, है ना, जूठित। तो इनके जब शादी हो गई, इनके शादी के बाद जब इनकी मैरिड लाइफ थोड़ी आगे बढ़ी तो पता चला कि इनके 3 बच्चे हुए थे जिनका नाम था सुशाना और ट्विंस बच्चे थे जिनका नाम था हैमनेट और जूडिथ। ठीक है, अब इनके हम कैरियर की बात अगर देखें बच्चों तो मूव टू लंदन एंड करियर, इनका करियर लाइफ मतलब लंदन में किस तरह से रहा था उसके बारे में। इन द लेट ऑफ 50-80 शेक्सपियर मूव्ड टू लंदन टू द वर्क ऑफ थिएटर। यानी कि 1580 के दशक की अगर हम बात करें तो उसमें देखेंगे 1580 के दशक में अंत में शेक्सपियर ने थिएटर में काम करने के लिए कहाँ चले गए थे, तो लंदन चले गए थे। कौन सी ऐसी जगह थी बच्चों, तो लंदन। ठीक है, आगे देखेंगे इनके वर्क के बारे में। तो वर्क इनका कैसा रहा था उस वर्क के बारे में ही भी हम फटाफट देख लेंगे। ही वर्कड एज एन एक्टर, प्ले राइट एंड द पार्ट ओनर ऑफ द ग्लोब थिएटर। यानी कि उन्होंने क्या किया था, जो अभिनेता थे, नाटककार और ग्लोब थिएटर के आंशिक मालिक के रूप में इन्होंने वर्क किया था। कौन से, पार्ट ओनर द ग्लोब थिएटर के रूप में इन्होंने अपना वर्क किया था। अगर और मतलब इनका जो वर्क था वो, लेकिन अपने लिए कौन से वर्क किए थे इन्होंने उसके बारे में भी देखेंगे। हिज वर्क यानी उनके वर्क क्या थे, ही रोट 29 प्लेज। अगर हम विलियम शेक्सपियर की बात करें बच्चों तो इन्होंने 39 प्लेज, है ना, 39 प्लेज और 154 सैनेट जिसको हम कहते हैं एंड 2 नैरेटिव पोएम्स। इतने सारे इन्होंने वर्क्स किए थे, यानी कि इतने सारे कार्य किए थे। उन्होंने क्या किए थे, 39 नाटक, 154 सनेट्स और छोटे जिसे हम कहते हैं छोटे गीतात्मक कविताएं, सोनेट्स का मतलब यही होता है, और 2 लंबी कविताएं भी लिखी थी। किसने, विलियम शेक्सपियर ने। विलियम शेक्सपियर ने, ओके। ही प्लेज और डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, जैसे ट्रेजेडी हो गया, ट्रेजेडी में भी, कॉमेडी में भी और हिस्टोरीज में भी, है ना। इनके नाटक की जो टाइप्स हैं, जो श्रेणियां हैं, वो 3 प्रकार से होती हैं, जिसमें हम देखेंगे कि ही प्लेज आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। 3 कैटेगरी में कौन है, पहले ट्रेजेडी आता है, फिर कॉमेडी और उसके बाद आपका हिस्टोरीज। ओके, तो पहले जैसे कुछ ट्रेजेडी मीन्स पता है कि डिफरेंस बिटवीन ट्रेजेडी एंड कॉमेडीज एंड हिस्ट्री। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत पहले यानी कि बीए में ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, इसको बताने की मुझे लगता है नीड नहीं है यहाँ पे। अब हम चलते हैं इनके फेमस वर्क पे। अगर हम फेमस वर्क की बात करें बच्चों तो 1 मिनट आप थोड़ा यस बच्चों, तो हम आ जाते हैं फेमस वर्क पे कि जो इनका फेमस वर्क था, है ना, वो फेमस वर्क क्या था, हैमलेट, मैकबेथ, ओथेलो, रोमियो एंड जूलियट, किंग लेयर एंड द टेम्पेस्ट। यानी कि विलियम शेक्सपियर हम इस यूनिट 2 में पढ़ रहे हैं, और यूनिट 3 की अगर हम बात देखेंगे तो यूनिट 3 में हमें द टेम्पेस्ट पढ़ना है ना।
जिस तरह से ये प्लेवे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, उसी तरीके से यूनिट 3 का जब हम टेम्पेस्ट पढ़ेंगे, इसके आगे वाला लेक्चर आने वाला, तो वो भी बड़ा ही मज़ेदार रहने वाला है ना। तो इनका फेमस वर्क क्या था? हैमलेट था, मैकबेथ था, ओथेलो था, रोमियो एंड जूलियट था और किंग लियर द टेम्पेस्ट, है ना। ये सारे इनके क्या थे? फेमस वर्क थे। अगर इनके लैंग्वेज स्टाइल की बात देखी जाए बच्चों, तो लैंग्वेज स्टाइल में भी हम देखेंगे, लैंग्वेज स्टाइल इनकी क्या थी कि इन्होंने क्या किया था? इंग्लिश लैंग्वेज विथ ओवर 1700 न्यू वर्ड्स, यानी कि इन्होंने अंग्रेजी भाषा को 1700 से अधिक नए शब्दों में कन्वर्जन किया, यानी कि 1700 नए अधिक शब्द इन्होंने अंग्रेजी के लिए दिए। ही राइटिंग कंबाइंस डीप इमोशन, पोएटिक, ब्यूटिक एंड फिलोसफिकल डेप्थ, यानी कि इनकी जो लेखनी थी बच्चों, वो क्या थी? एक गहरी भावना से थी, काव्यात्मक सुंदरता से थी, और जो काव्यात्मक सुंदरता थी उसमें इसको क्या किया गया था? दर्शाया गया था। किसके रूप से? दार्शनिक गहराई के रूप से। और आगे चलेंगे तो अब हम देखेंगे कि इनकी जो डेथ हुई थी वो कैसी थी और कहाँ पे हुई थी। कभी कभी आपने देखा होगा कि किसी किसी पोएट की डेथ, कभी बुखार से पीड़ित हो गए थे तो कोई सुसाइड करके ही हुआ था, लेकिन इनका हम विलियम शेक्सपियर का देखेंगे कि किस वजह से हुआ था, क्या नॉर्मल हुआ था या किसी और रीजन से। तो ही डाइड ऑन 23 अप्रैल 1616 एट द एज ऑफ 52, यानी कि इनकी जब मृत्यु हुई थी तो वो डेट कौन सा था? 23 अप्रैल था। सन की बात करेंगे, ईयर की, तो 1616 को हुआ था। अगर हम एज की बात करें कि कौन से एज में इनकी मृत्यु हुई थी, तो 52 ईयर के थे बच्चों ये, तब इनकी डेथ हुई थी। ओके, ही इज कंसिडर द ग्रेटेस्ट प्लेराइट इन द वर्ल्ड। अगर हम कहते हैं कि जो सबसे बड़े महान नाटककार हैं जिसको हम जानते हैं, जिनका नाम है विलियम शेक्सपियर, तो ऐसा माना जाता है कि इन्हें दुनिया का सबसे महान नाटककार माना जाता है, जिनका नाम है विलियम शेक्सपियर, और इनको कहा जाता है द मोस्ट ग्रेटेस्ट, या मोस्ट नहीं, ग्रेटेस्ट प्लेराइट थे, और जो पूरे वर्ल्ड के थे, मतलब पूरी दुनिया के ऐसे महान नाटककार माने जाते थे। His works are still performed and the studies all over the world, यानी कि इनकी जो रचनाएं थी बच्चों, इनकी रचनाएं आज भी पूरी दुनिया में क्या हैं? पढ़ी और मंचित की जाती हैं। किसकी रचनाएं? तो हम नाम लेंगे विलियम शेक्सपियर की। किसकी रचनाएं बच्चों? विलियम शेक्सपियर की जो रचनाएं थी वो आज भी पूरे वर्ल्ड में लिखी, पढ़ी और मंचित की जाती हैं। अब विलियम शेक्सपियर को देख रहे होंगे, और ये बड़ा सा जो भूत वाला चेहरा है ना, इसको देख के आपको क्या समझ में आ रहा होगा? आखिर क्या ऐसी थॉट्स आ रही है कि ये ऐसा कंकाल जैसा क्यों दिख रहा है? तो कहानी थोड़ी सी यहाँ पे हम आपसे शेयर करना चाहेंगे कि ये जो भूत जैसा यानी कि कंकाल जैसा सर आपको दिख रहा है ना, खोपड़ी, स्कुल जिसको बोलते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? स्कुल कहते हैं। ये तो स्कुल दिख रहा है आपको, स्कुल है ना, ये स्कुल आखिर क्या है? तो हम बात करेंगे बच्चों कि यहाँ पे जो हैमलेट जी हैं, हैमलेट के पिताजी जिस राजगद्दी पे बैठते थे, है ना, और इनके जो चाचा जी थे, इन्होंने क्या किया था? हैमलेट के जो अंकल थे, यानी कि उन्होंने हैमलेट के पिताजी को मरवा दिया था, यानी मार डाला था खुद ही, और मारने के बाद अपनी ही भाभी से यानी कि हैमलेट की मदर से शादी कर लिया था, जिसकी वजह से हैमलेट क्या था? अपनी माँ से बहुत ज़्यादा चिढ़े हुए रहते थे और उनसे बातचीत नहीं करना चाहते थे, है ना। तो इसके बारे में थोड़ी सी बातें और करना चाहेंगे आपसे कि जब हैमलेट के जो चाचा जी हैं वो हैमलेट की माता जी से शादी कर ली है, शादी करने के बाद अचानक से ऐसा होता है कि जो राज दरबारी रहते हैं, जो पहरा करते हैं, है ना, राजमहल में, अचानक से वो इस भूत को देखते हैं, है ना, इसको भूत ही कहेंगे, यहाँ पे भूत ही मेंशन किया गया था बुक में जब मैं बुक पढ़ रही थी। तो भूत को देखते हैं तो उनको ऐसा लगता है, फिर वो जाके हैमलेट को बताते हैं कि मैंने राजा के रूप में ऐसे भूत को देखा जो भूत जैसा लगता है, लेकिन उसमें राजा की हमें परछाई दिखाई पड़ती है, ऐसी कुछ बातें, है ना। फिर हैमलेट भी उनको थोड़ा सा फॉलो करता है, यानी कि इसी स्कुल को फॉलो करता है और देखता है कि सच में इसमें मेरे पिता की परछाई है, और ये बताता है कि मैं
मतलब हैमलेट का ही फादर हूँ। और अब हम चलते हैं इसके थोड़े कैरेक्टर के बारे में। जब आप कैरेक्टर का नाम जान जाएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो ये है हैमलेट, और अब हम कैरेक्टर स्केचेस का देखेंगे। तो कैरेक्टर स्केच की अगर हम बात देखें तो देख लेंगे, पहले हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं आपसे एक एक को। इंट्रोडक्शन में देखेंगे कि हैमलेट इज द प्रिंस ऑफ डेनमार्क एंड द प्रोटागोनिस्ट ऑफ द प्ले, यानी कि हैमलेट जो है, हैमलेट वो डेनमार्क के राजकुमार हैं और इस नाटक के क्या हैं, मेन कैरेक्टर हैं, यानी कि मुख्य पात्र हैं। तो मुख्य पात्र का अगर हम नाम लेंगे तो आप क्या बोलेंगे, हैमलेट को बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हैमलेट जी का नाम लेंगे। ही इज द फिलोसफिकल, इंटेलिजेंट एंड द इमोशनली कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर। क्या है कि वह एक दार्शनिक, बुद्धिमान और भावनात्मक रूप से जटिल पात्र हैं, यानी कि एक कुशल राजा हैं, कुशल राजा ही कह सकते हैं। कौन, हैमलेट। और ये जो नाटक है, यानी कि ये जो प्ले है वो कैसा है, तो हम बोलेंगे कि ये ट्रेजिक है। और यहाँ पे जो हीरो वाला काम कर रहे हैं वो कौन है, ये हैं हैमलेट, हैमलेट। और ये नायक कैसा है, ये ट्रेजिक हीरो के जैसा है। तो अब हम आगे देखेंगे कि हैमलेट इज अ क्लासिकल ट्रेजिक हीरो। ही हैज़ अ नोबल माइंड बट अ फैटल फ्लो ऑफ इंडिसिवेनियंस, इंडिसिवेनियंस। हैमलेट एक क्या है, शास्त्रीय त्रासदी नायक हैं, जिनमें क्या कहा गया है कि उन्होंने उनके अंदर जो है वो एक महान गुण है, लेकिन अगर हम बात करें तो उनकी सबसे बड़ी जो कमजोरी होती है, जो मतलब उनके अंदर का वीक पॉइंट होता है, वो क्या है कि वो किसी चीज़ का सही से डिसीजन नहीं ले पाते हैं। कौन, तो हैमलेट की ही बात हो रही है। हिज डिले इनटू टेकिंग रिवेंज लीड्स टू द डाउनफॉल ऑफ मेनी इंक्लूडिंग हिमसेल्फ, यानी कि बदला लेने में उनको क्या है, उसकी देरी कई लोगों के पतन का कारण बनती है, जिनमें वह खुद भी शामिल होते हैं। बदला क्यों लेना है, बदले की अगर हम बात करें तो हमने आपको बताया यहाँ पे कि बदला इसीलिए लेना चाहते थे ये हैमलेट, हैमलेट बदला इसीलिए लेना चाहते थे क्योंकि इनके जो अंकल जी थे, इनके जो चाचा जी थे, वो क्या किए थे, इनके फादर की डेथ कर दिए थे, मार दिए थे, है ना, इनके फादर को मार दिए थे। और फादर को मारने के बाद हैमलेट के इनकी मदर से क्या कर लिए थे, शादी कर लिए थे। कौन किया था, ये अंकल की बात हो रही है ना। तो इसकी वजह से यही चीज़, मतलब अपने पिता का बदला लेना चाहते थे कि मेरे पिता को मेरे अंकल ने मारा है तो मैं भी अपने अंकल को मार के ऐसा बदला लेना चाहता हूँ, यही रीजन था। कॉन्फ्लिक्ट एंड डाउट की अगर हम बात करें तो कॉन्फ्लिक्ट और डाउट में देखेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट एंड डाउट, आंतरिक संघर्ष और जो संदेह रहता है, इज डीपली ट्रबल्ड बाय द घोस्ट। घोस्ट मीन्स वही भूत वाली जो बात हमने बताई आपको, वही था। रेवलेशन दैट द अंकल, अंकल का नाम क्या था, क्लाइडियस, है ना, मर्डरेड हिज फादर। अब आपको यहाँ पे देखना है कि जो हमने बताया कि यहाँ पे जो एक संदेह बनता है, यानी कि हैमलेट के फादर की डेथ आखिर कैसे हुई, तो वो उनके चाचा जी ने करवाई नहीं थी, खुद ही की थी। उन्होंने हैमलेट के पिता का मर्डर कर दिया था, जिसकी वजह से हैमलेट बहुत क्रोधित था। और ज़्यादा क्रोधित होने का रीज़न यही था कि उनके पिता को मार करके उनकी ही माँ से शादी कर लिए थे, ठीक है, जिनका नाम था क्लाउडियस, ठीक है। और आगे देखेंगे, ही कॉन्स्टेंटली क्वेश्चन लाइफ, डेथ एंड द मोरलिटी। वह बार बार जीवन, मृत्यु और नैतिकता पर प्रश्न करता था। बहुत बुरा लगता है ऐसा किसी के साथ अगर रियलिटी में होता है तो सच में बहुत बुरा लगता है। अगर फेमस लाइन की हम बात करें तो देखेंगे कि इसमें फेमस लाइन क्या है। फेमस लाइन, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन, यानी कि जो इसमें फेमस लाइन है, होना या ना होना, यही सवाल है। होना या ना होना, होना या ना होने का मतलब यहाँ पे ये है कि ये जो घोस्ट रहता है, जो भूत रहता है यहाँ पे, जो आपने स्कल देखा है, जो खोपड़ी देखी है, वो अक्सर क्या करता है कि हैमलेट के पिताजी का ऐसा रूप बनकर आता है और खुद ही वो बातें करता है हैमलेट से, उनके जो सोल्जर्स रहते हैं उनसे, सारे लोगों से ऐसी बातें करता है कि मैं ही डेनमार्क का किंग था जिसको मतलब मुझे मार दिया और मारने के बाद फिर मेरी गद्दी को हासिल कर लिया। तो ये सारी बातें ये स्कल खुद ही घूम घूम के बताता है।
इसमें जो इंटेलेक्चुअल नेचर है यानी कि बौद्धिक जो स्वभाव है वो किस तरह से है, तो देखेंगे हैमलेट इज अ थिंकर नॉट अ मैन ऑफ एक्शन, इज द ओवर थिंक एवरीथिंग, यानी कि हैमलेट का जो विचारक है वह हर चीज को बहुत सोचता है लेकिन तुरंत क्या है कार्य नहीं कर पाता है। दिस मेक इट द रिलेटेबल एट ट्रेजिक, यानी कि यह उसे यथार्थवादी बनाता है लेकिन उसी कारण से जब वह दुखांत का क्या होता है एक पात्र बन जाता है, दुखांत का क्या होता है एक पात्र बन जाता है। ठीक है, अब अगर रिलेशनशिप देखेंगे तो रिलेशनशिप में आ जाएगा अन्य पात्रों से जो संबंध होते हैं वो क्या होते हैं। क्लाउडियस यानी कि मैंने क्या बताया ये हैमलेट के अंकल हैं, कौन है ये हैमलेट के अंकल जी हैं। अब आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ये हैमलेट के अंकल हैं जो हैड्स हिम फॉर मर्डरिंग इज फादर, यानी कि हैमलेट के फादर का क्या किए थे हत्या कर दिए थे। कौन किए थे क्लाउडियस जिनका नाम था क्लाउडियस। ठीक है, उन्होंने क्या किया था उससे नफरत करता था, यानी कि हैमलेट के फादर से नफरत करता था क्योंकि उसने उसके पिता की क्या कर दिया था हत्या। हैमलेट क्या करते थे हमेशा अपने चाचा से नफरत करते थे क्योंकि उन्होंने उनके पिता का हत्या कर दिया था। गर्टूड की अगर हम बात करें, गर्टूड उनकी मदर का नाम था, गर्टूड यानी कि हैमलेट मदर, हैमलेट की मदर का नाम गर्ट्यूड था। फील्स बर्टेड बाय हर क्विक रीमैरिज, यानी कि हैमलेट इसी वजह से अपनी माँ से नफरत करते थे क्योंकि माँ की जल्दबाजी से शादी वह बहुत क्या करता था उनको अंदर से बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि दुख देता था, है ना, कि जैसे ही पिता की मृत्यु हुई वैसे ही उनकी माँ ने उनके चाचा से शादी कर ली थी। ओफेलिया की अगर हम बात करें तो ओफेलिया उसमें क्या है हैमलेट की प्रेमिका है ना। ओफेलिया बिलोव्ड लव्स हर बट ऑफ द प्यूज हर अवे ड्यू इनर टर्मियोल, वेट मिनट, ड्यू टू इनर टर्मियोल, यानी कि ओफेलिया जो है वो हैमलेट की लवर्स है, हैमलेट लवर्स, हैमलेट लवर हैं ये, उससे प्यार करता था, यानी कि कौन हैमलेट अपनी ओफेलिया से प्रेम करते थे पर अपने आंतरिक संघर्षों के कारण उसे क्या करते थे अपने से दूर रखते थे। ठीक है, रिवेंज में क्या हुआ, रिवेंज में देखेंगे बच्चों तो रिवेंज क्या निकल के आता है इसका, रिवेंज एंड डेथ, बदला और मृत्यु, बदला और मृत्यु। ठीक है, बदला और मृत्यु। इन द एंड हैमलेट टेक्स रिवेंज बाय किलिंग, यहाँ पे बात हो रही है क्लाइडियस की, बट इज द हिमसेल्फ ऑफ द फैचली बाउंडेड, यानी कि अंत में हैमलेट बदला लेकर क्लाइडियस को मार देता है लेकिन खुद भी मर जाता है। ऐसा नहीं होता, इस ये बड़ी लंबी कहानी है, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगी लेकिन लास्ट में, बहुत लंबी कहानी, फटाफट आप इसको देख लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन वगैरह लिखने के लिए आता है तो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हिज डेथ इज द बोथ हीरोइन एंड द ट्रेजिक, उसकी मृत्यु वीरतापूर्वक होने के साथ साथ दुखद भी होती है। जब इनकी मृत्यु होती है तो उस टाइम की क्या घटना रहती है इसको भी मैं आपसे अभी एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन पहले थोड़ी सी हम समरी की तरफ चलेंगे और समरी में ही हम सारी चीज़ों को अब एक्सप्लेन करेंगे। अभी तक तो हमने क्या देखा, अभी तक हमने देखा विलियम शेक्सपियर का बायोग्राफी, है ना, विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी देखी, बायोग्राफी में देखी, बायोग्राफी के अंदर हमने इनके वर्क्स देखे, फेमस वर्क देखे और इनकी बॉर्न डेथ एवरीथिंग सारी चीज़ों को हमने कंप्लीट किया। उसके बाद हमने इस हैमलेट का कैरेक्टर देखा, है ना, कैरेक्टर में सब कुछ देखे कि इसमें कैरेक्टर किस तरह से था। अब हम इसके समरी की तरफ चलते हैं, कहाँ चलेंगे, अब हम इसके समरी की तरफ चलते हैं बच्चों। तो समरी में हम क्या देखेंगे, वेट मिनट, यहाँ से पेन गायब हो जाता है अचानक, आपको पता है कभी कभी ऐसा स्क्रीन पे होता रहता है तो घबराने वाली बात नहीं है। तो अब हम जब चलते हैं समरी की तरफ, तो समरी में एक्सप्लेनेशन में आपसे फुल्ली करना चाहूँगी, फुल्ली एक्सप्लेनेशन यहाँ पे होगा, फुल्ली एक्सप्लेनेशन। ओके, अब फुल्ली एक्सप्लेनेशन क्या होगा देखेंगे। द घोस्ट अपीयर, जो घोस्ट अपीयर यानी कि जो भूत का प्रकट होना होता है, जो स्कूल अचानक से खोपड़ी सामने आती है दरबारियों के, तो उसी की बात यहाँ से स्टार्ट अप होती है, यानी कि द प्ले ओपन्स एट द
एल्सिनोर कैस्टल इन द डेनमार्क। नाटक की शुरुआत कहाँ से होती है? डेनमार्क के एल्सिनोर किले से होती है, जो एक किला रहता है उसी किले से होती है, ठीक है। और आगे चलते हैं। रात में अचानक क्या होता है? ए घोस्ट अपीयर एट द नाइट दैट लुक्स लाइक द डेड किंग हैमलेट। रात में एक भूत दिखाई देता है जो मृत राजा है। मृत राजा यानी कि हैमलेट के फादर की बात यहाँ पे हो रही है, हैमलेट फादर। भूत जैसा दिखलाए यानी कि हैमलेट के जैसा दिखता है, ठीक है। प्रिंस हैमलेट लर्न्स फ्रॉम द घोस्ट दैट हिज द अंकल क्लाडियस मर्डर्ड हिज फादर। यानी कि राजकुमार हैमलेट को भूत से पता चलता है कि उसके चाचा जो क्लाडियस जी हैं वो क्या करते हैं? उसके पिता की हत्या कर देते हैं। अचानक से मैंने आपको क्या बताया था कि किले के अंदर, राजमहल के अंदर एक खोपड़ी आती है जो भटकती हुई आत्मा की तरह पहले सैनिकों को दिखती है, फिर सैनिक क्या करते हैं? जाके हैमलेट को बताते हैं और हैमलेट क्या करता है? फिर उस भूत से फेस टू फेस बात करता है और वो भूत ही बताता है कि जो क्लाडियस है उसने ही आपके पिता की हत्या की है, वही आपके पिता का हत्यारा है, जिसकी वजह से हैमलेट बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाता है। और क्रोधित होने की वजह से उसके अंदर ऐसा आता है कि इसने यानी कि मेरे चाचा ने अगर मेरे पिता की हत्या की है तो मैं भी इसकी हत्या करूंगा, यानी कि टिट फॉर टैट, मैं भी बदला लूंगा, ऐसी भावना हैमलेट के अंदर आती है। द गोस्ट डिमांड रिवेंज। भूत क्या करता है? भूत हैमलेट से बदला लेने की मांग करता है ना। अब एक्ट 2 चलता है। यहाँ पे देखो एक्ट और सीन्स बहुत हैं। अगर हम एक्ट की बात करें तो एक्ट हमारे कम ही होंगे, लेकिन यहाँ पे सीन बहुत हैं। यहाँ पे सीन बहुत हैं जो बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं हो पाएगा, लेकिन जितनी बातें मैं यहाँ पे सारे सीन और सारे एक्ट की बातों को आपसे ज़रूर एक्सप्लेन करूँगी। तो जब एक्ट 2 आता है, एक्ट 2 में क्या होता है? हैमलेट प्लान, यानी कि हैमलेट की जो योजना बनती है। हैमलेट प्रिटेंड्स टू बी मैड टू इन्वेस्टिगेट ऑफ द ट्रूथ। यानी कि हैमलेट क्या होता है? पागल बनने का नाटक करता है। पागल बनने का नाटक करता है ताकि क्या है, जो सच्चाई है वो जान सके। नाटक किसे करता है कि जो सारे लोग रहते थे, उनकी माता जी तो इस टाइम आंटी जी बन चुकी थी, लेकिन फिर उन्हीं अपने अंकल से और सारे लोगों से नाटक करते हैं कि मैं पागल हो चुका हूँ। ओफेलिया से क्या करते हैं? दूर हो जाते हैं। ओफेलिया कौन थी? उनकी प्रेमिका थी, उनकी लवर थी, उनसे भी दूर हो जाते हैं, जिससे वो प्रेम करते हैं। तो पागल बन के क्या करते हैं कि सच्चाई जानने का पता करते हैं। ही बिकम डिस्टेंट फ्रॉम द ओफेलिया होम ही द लव्स। यानी कि ओफेलिया से भी दूर हो जाते हैं, जिससे वह क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। अब आगे कहानी चलती है, समरी थोड़ी सी आगे बढ़ती है और समरी में हम देखेंगे बच्चों कि जो पोलोनियस है, पोलोनियस यानी कि जो ओफेलियाज के फादर हैं, जो उनकी प्रेमिका थी, उनके फादर की बात हो रही है यहाँ पे पोलोनियस की। थिंग्स हैमलेट इज मैड बिकॉज ऑफ लव। पोलोनियस को लगता है कि वह हैमलेट के प्रेम के कारण पागल हो गया है। किसके कारण? पोलोनियस को लगता है कि जो मेरी लड़की है उसके कारण, उसके प्रेम के कारण हैमलेट जो है वो पागल हो गया है। इन द ड्यूल ग्रेटिट्यूड एंड द हैमलेट मदर एक्सीडेंटली ड्रिंक्स द पॉइजन वाइन एंड द डाइज। लास्ट में क्या होता है कि जिस तरह से यह एक योजना बनाता है हैमलेट, है ना, हैमलेट जिस तरह से एक योजना बनाते हैं उसी तरीके से इनके जो चाचा रहते हैं वो भी क्या करते हैं कि एक योजना बनाते हैं, एक प्लान क्रिएट करते हैं। और कैसा प्लान क्रिएट करते हैं? कहते हैं कि हैमलेट पागल हो गया है, इसको हमें थोड़ा दूर भेजना चाहिए, यहाँ के माहौल से, यहाँ के इन्वायरमेंट से इसको दूर रखना चाहिए, जिसकी वजह से ये थोड़ा ठीक हो जाए, थोड़ा सा रिकवर हो जाए। और अक्सर मतलब यही होता है लास्ट में कि जब हैमलेट थोड़ा ठीक हो जाता है तो फिर ये एक क्या करते हैं कि एक प्लान के अकॉर्डिंग क्या करते हैं कि ये थोड़ा सा फाइट करवाने का काम करते हैं कि हैमलेट और कुछ और रहते हैं जो फाइट करने वाले रहते हैं दोनों साइड से। तो जब युद्ध नहीं कह सकते, यहाँ पे जब फाइट होने वाली रहती है ना, यहाँ पे जब फाइट होने वाली रहती है तो फाइट में क्या कर देते हैं इनके अंकल जी, फिर से एक नया बनाते हैं प्लान, जिसमें देखते हैं कि इन द ड्यूल गर्मिट्यूड हैमलेट मदर एक्सीडेंटली ड्रिंक द पॉइजन वाइन एंड द डाइज। द्वंद में हैमलेट की माँ गर्ट्यूड जहरीली शराब पी लेती हैं और मर जाती हैं। लेकिन ये एक रीजन नहीं है, ये तो बात की बात है
यहाँ पे यही होता है कि जब दोनों साइड से फाइट होने लगती है तो फाइट में जो इनके अंकल जी रहते हैं वो अंकल जी क्या करते हैं कि तलवार जो रहती है उसमें कुछ जहरीली जो लिक्विड रहती हैं उसको लगवा देते हैं कि हैमलेट को जब उनका लड़का जो रहता है उनके अंकल का वो जब मारेगा तो हैमलेट के अंदर जाएगा और जहर उनके बॉडी में फैल जाएगा, जिसके कारण हैमलेट मर जाएगा और फिर से उनको किले की जो गद्दी है वो मिल जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अचानक से क्या हो जाता है कि जो द्वंद्व में हैमलेट की माँ रहती हैं जिनका नाम गर्ट्यूड रहता है वो जहरीली शराब को गलती से पी लेती हैं। कैसे कि जब कोई फाइट करता है या आपको पता है कि जब कहीं कुश्ती वगैरह होती है तो दोनों साइड की यानी कि दो पक्ष रहते हैं और दोनों पक्षों में थोड़ा सा इंटरवल जैसा टाइम मिलता है, तो वहाँ पे वही समय मिलता है जिसके कारण मतलब बहुत ही ज़्यादा शातिर थे हैमलेट के अंकल जी। उन्होंने तलवार में भी जहरीली लिक्विड लगवाई थी और शरबत जो बनवाए थे उस शरबत में भी क्या किए थे जहर मिला दिए थे और जो ड्रिंक था यानी कि शराब का भी वहाँ पे थोड़ा सा जिक्र किया गया है, उस शराब में भी जहर मिला देते हैं। लेकिन ये शराब चीज़ नहीं रहेगा, यहाँ पे शरबत की बात हुई थी, गलत है, ये शराब नहीं, यहाँ शरबत की बात हुई है, ये शरबत ही रहेगा, है ना, यहाँ शरबत रहेगा। तो क्या होता है कि जो हैमलेट की मदर रहती हैं वो उस युद्ध को देखती ही रहती हैं, उस फाइट को देखती ही रहती हैं। अचानक से उनको प्यास लगती है और वो वही शरबत पी लेती हैं जिसमें हैमलेट के अंकल जी क्या करते हैं जहर मिलाए रहते हैं, उस शरबत को पीती हैं और अचानक से मर जाती हैं। उल्टा हो जाता है, यहाँ पे पासा जो पड़ता है वो उल्टा हो जाता है। Laertes wounds Hamlet but also gets wounded. He is the confuses Claudius. Claudius बहुत ही चतुर रहता है। Plans before dying. Ladies ये जो क्या है Laertes हैमलेट हैं को घायल करता है लेकिन खुद भी मरने से पहले सच्चाई बता देता है। क्या करता है Laertes यानी कि हैमलेट ये जो है ये क्लाउडियस के क्या है पुत्र हैं, है ना। ये क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा घायल हो जाते हैं हैमलेट से, लेकिन मरने से पहले क्या करते हैं हैमलेट को सच्चाई बता देते हैं। क्या सच बताते हैं? हैमलेट किल्स क्लाउडियस बिफोर डाइंग हिमसेल्फ। हैमलेट मरने से पहले क्लाउडियस को मार देता है। क्या करता है? मार देता है और अपना बदला पूरा कर लेता है। फोर्टिनब्रस प्रिंस ऑफ द नॉर्वे। लास्ट में क्या होता है कि नॉर्वे का राजकुमार जो जिसका नाम रहता है फोर्टिनब्रास वो आता है और डेनमार्क की सत्ता को क्या करता है संभालता है। लेकिन यहाँ पे सत्ता संभालने के पहले जब उसको पता चलता है जो नॉर्वे का राजकुमार रहता है यानी कि जिसका नाम रहता है फोर्टिनब्रस ये क्या करता है कि हैमलेट की बहादुरी से बहुत प्रसन्न होता है। हैमलेट की बहादुरी से बहुत प्रसन्न होता है। जब इसको पता चलता है कि इसके साथ ये सारी चीज़ें हुई थी तो ये बहुत प्रसन्न होता है, मतलब बहुत खुश होता है और हैमलेट की बहादुरी पे प्रशंसा भी करता है, सबसे अप्रिशिएट भी करवाता है, सब इसके लिए ताली भी बजवाता है। तो बच्चों इस जो समरी से जो थीम निकल के आता है वो थीम क्या है, इसका मेन थीम क्या बनेगा बच्चों? तो मेन थीम को हम देख लेंगे कि मेन थीम में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी अभी तक जो हमने देखा उसमें। तो मेन थीम में आएगा कि इसका जो मुख्य विषय होता है वो बदला लेने के लिए था और हैमलेट में क्या था, एक मैडनेस था। डेथ एंड मोरालिटी की बात करें तो इसमें देखेंगे कि मृत्यु और नश्वरता को भी सम्मिलित किया गया है, करप्शन को भी सम्मिलित किया गया यानी कि भ्रष्टाचार तो इसमें है ही भर भर के। फैमिली एंड बेटरियल की बात करें तो इसमें परिवार ही परिवार के साथ विश्वास करता है, यही चीज़ें यहाँ पे सम्मिलित की गई हैं। अब हम एक्ट 3 की तरफ चलेंगे और एक्ट 3 में ही शायद मुझे लगता है यहाँ पे फिर ये कंप्लीट हो जाएगा आपका समरी। एक्ट 3 में चलेंगे तो देखेंगे द प्ले विद इन अ प्ले यानी कि नाटक के अंदर का नाटक क्या रहता है कि हैमलेट ऑर्गेनाइज अ प्ले दैट सोज अ किंग बीइंग द मर्डर्ड लाइक द फादर यानी कि हैमलेट एक नाटक करवाता है जिसमें राजा की हत्या उसी तरह होती है जैसे उसके पिता की हुई थी। ये कहानी कब है बच्चों? एक्ट 3 में यानी कि नाटक के अंदर नाटक चलता है ना, इसीलिए मैंने इसको लास्ट में रखा है ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए।
एक्ट 2 में तो हमने वही देखा था कि अचानक से उसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन नाटक के अंदर की बात ये रहती है एक्ट 3 में जिसको बताया गया है कि हैमलेट एक नाटक करवाता है, एक प्ले करवाता है, प्ले दैट शोज किंग बीइंग द मर्डर्ड हिज फादर। ऐसा नाटक करवाता है जिसमें राजा की हत्या उसी तरह होती है जैसे उसके पिता की हुई थी। क्लाउडियस क्या करता है, नाटक को देखकर घबरा जाता है। कब घबराता है, जब क्लाउडियस वॉच इट एंड गेट्स डिस्टर्ब प्रोवाइंग हिज द गिल्ट। क्लाउडियस नाटक को जब देखता है तो घबरा जाता है। कब घबराता है कि जिस तरह से उसने हैमलेट के फादर की हत्या की थी, जब वो सीन आता है तो वहाँ से उसको गिल्ट होने लगता है कि शायद मैंने भी ऐसा ही किया था, और वहाँ से उठ के क्या करता है, उस नाटक से चला जाता है, जिससे वह क्या होता है, दोषी साबित हो जाता है। कौन, क्लाउडियस। हैमलेट एक्सीडेंटली किल्स पोलोनियस थिंकिंग ही इज द क्लाउडियस, यानी कि हैमलेट गलती से पोलोनियस को मार देता है सोचकर कि वह क्या है, क्लाउडियस है। लेकिन ये बात कब होती है, जब हमने आपको बताया कि जब हैमलेट एक प्लान बनाता है, यानी कि ड्रामा के अंदर ड्रामा एक चलता है, उसके अंदर की बात बता रहा है। और एक्ट 4 में देखेंगे कि इसके रिजल्ट्स क्या आते हैं। क्लाउडियस सेंड्स हैमलेट इंग्लैंड विद द ऑर्डर्स टू किल हिम। क्लाउडियस हैमलेट को इंग्लैंड भेज देता है, वहाँ उसे मरवाने की योजना के साथ। जो ओफेलिया रहती है, ओफेलिया क्या करती है, ओफेलिया गोज मैड एंड डाइज, यानी कि ओफेलिया पागल हो जाती है, पॉसिबली सुसाइड। वह क्या करने लगती है, वह सुसाइड करने के कंडीशन पे आ जाती है, यानी कि अचानक से वो जो ओफेलिया रहती है वो आत्महत्या कर देती है अपना। ओफेलिया जानते हैं आप, ओफेलिया कौन थी, वो हैमलेट की लवर थी। लेटेट्स हर ब्रदर रिटर्न्स टू टेक रिवेंज ऑन द हैमलेट। उसका भाई लेअर्टीज वापस आता है हैमलेट से बदला लेने। किसका भाई, मैंने अभी क्या बताया कि जिन दोनों में, जैसे हैमलेट है ना, हैमलेट और इसका जो क्लाउडियस का लड़का रहता है, तो दोनों क्या होंगे, दोनों आपस में भाई ही होंगे। तो वो जब आता है तो दोनों क्या करते हैं, जब फाइट करते हैं, फाइट के दौरान पता चलता है कि शरबत में भी जहर है और तलवार पे भी क्या लगा रहता है, यहाँ पे भी पॉइजन लगा रहता है, जिसके कारण से हैमलेट के मदर की भी गलती से मौत हो जाती है। लेकिन फिर भी यहाँ पे ये फाइट ख़त्म नहीं होता है, फिर से ये सोचता है कि मैं चल रहा हूँ हैमलेट की ही मृत्यु कर दूंगा, उसका जैसा मेरे बाप ने उसके फादर की हत्या की थी उस तरह से मैं हैमलेट की कर दूंगा। फिर आगे चलेंगे एक्ट 5 में, इसकी एंडिंग जो होगी वो किस तरह की एंडिंग है, इसकी एंडिंग को देख लेंगे। यानी कि ट्रेजिक एंडिंग, यानी कि जो इसका दुखद अंत होता है वो किस तरह होता है। हैमलेट रिटर्न्स टू द डेनमार्क, ही एग्रीज टू द ड्यूल विथ लेट्रियस, यानी कि जो लेअर्टीज होता है, इसको लेट्रियस बोलते हैं हिंदी में, इसको हम लेअर्टीज कहते हैं। हैमलेट डेनमार्क लौटता है और लेअर्टीज से द्वंद्व तैयार करने को कहता है। और बाद में क्या होता है, जो क्लाउडियस रहता है, क्लाउडियस प्लान्स टू किल हैमलेट विद पॉइजन वाइन एंड द पॉइजन श्राउड। मैंने क्या बताया कि शरबत में भी जहर और तलवार में भी जहर। यहाँ पे शराब नहीं, शरबत होना चाहिए, यहाँ पे शराब नहीं शरबत होना चाहिए बच्चों, शरबत ही पीती है उनकी माँ, शरबत, ठीक है, शराब नहीं होगा। क्लाउडियस हैमलेट को जहर वाली तलवार और शरबत से मारने की योजना बनाता है जिसमें जहर मिला होता है। तो ये कहानी आई थिंक आपको समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई होगी तो मैं आपसे फिर से ये कहना चाहूँगी, मेरे कहने का मीन्स ये है कि कहानी इतनी ज़्यादा सीरियस है और इस तरह से मतलब ड्रामा के अंदर ड्रामा मेंशन किया गया है कि एक बार में शायद समझ में नहीं आएगा। तो इसको क्या करेंगे, एक बार देखेंगे, फिर थोड़ा सा क्या करेंगे, आप आराम करेंगे, 1-2 दिन बाद या 2-3 घंटे बाद अगर आपको टाइम है उसी दिन देखना चाहते हैं तो इसको फिर से दूसरी बार से देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। समझ में क्या आना है कि मैं बहुत छोटे रूप में कहना चाहूँगी कि कहानी यही थी बच्चों की। हैमलेट जो रहता है, क्लाउडियस उसका चाचा रहता है और हैमलेट के पिता की मृत्यु का कारण कौन था, क्लाउडियस था।
जैसा कि आपको पता है कि उसके अंकल थे और उसके पिता को मार करके उसकी माँ से शादी कौन किया था? क्लाउडियस, यानी कि क्लाउडियस जो था वो बहुत ही चालाक और दुष्ट प्रवृत्ति का इंसान था। ठीक है, ये सारी बातें हो जाती हैं। अचानक से स्कूल आता है, खोपड़ी आता है, वो दरबारियों को डराता है और फिर दरबारी जाके हैमलेट को बताते हैं। हैमलेट फिर क्या करता है? उस स्कूल से बात करता है, उस खोपड़ी से यानी भूत से बात करता है। बात करने के बाद पता चलता है कि भूत खुद ही कहता है कि सारी सच्चाई को बताता है कि किस तरह से क्लाउडियस ने उसके पिता की मृत्यु मतलब मार डाला था, किस तरह से हत्या किया था, जिसका बदला लेने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता है हैमलेट, है ना। यही सारी बातें रहती हैं। फिर लास्ट में ये होता है जब एक्ट आता है, एक्ट 5, तो एक्ट 5 में यही बताया गया कि ड्रामे के अंदर एक ड्रामा बनाता है कि हैमलेट अपना एक अलग प्लान बनाता है और जो क्लाउडियस रहता है वो अपना एक अलग प्लान बनाता है, जिसमें थोड़ी सी जंग छिड़ जाती है। जंग छिड़ने के बाद दोनों तरफ से ये क्लाउडियस जो रहता है फिर से हैमलेट को भी मरवाना चाहता है, जिसमें क्या करता है वो युद्ध के दौरान थोड़ा सा तलवार में जहर की थोड़ी सी लिक्विड लगवा देता है और शराब नहीं, मतलब शरबत जो रहता है, यहाँ पे शराब लिखा है तो मुझे बार बार शराब ही आ रहा है, यहाँ पे शरबत होगा, शरबत में भी जहर को मिक्स करवा देता है, जिसके कारण से अचानक से जो हैमलेट की मदर रहती हैं वो शरबत को पीती हैं और उनका बाय मिस्टेक मृत्यु हो जाता है। तो यही सब कहानी थी, बहुत ईजी वे में है। अब हम देखेंगे कि इसका क्वेश्चन किस तरह से आता है। अगर हम इसके क्वेश्चन की बात देखें तो क्वेश्चन इसके कुछ इसी तरह से आते हैं बच्चों। जैसे इसमें पूछेगा कि डिस्कस हैमलेट एज द ट्रेजिक हीरो, यानी कि इसमें जो ट्रेजिक हीरो है वो कौन है, तो हम नाम लेते हैं हैमलेट इज द क्लासिकल ट्रेजिक हीरो एज अ डिफाइंड बाय द अरिस्टोटल, हिज नोबल, इंटेलिजेंट एंड द मॉरली सेंसिटिव बट हिज फैटल फ्लो। हैमरिता इज द ओवर थिंकिंग ऑफ द डिलेज, यानी कि यही सारी चीज़ें हैं, यही सब आपको लिखना है। ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन को आप जरूर ध्यान में रखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन की अगर हम बात देखेंगे तो इसमें पूछ रहा है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द घोस्ट एंड द हैमलेट। किस तरह से घोस्ट ने हैमलेट को बताया कि तुम्हारे पिता की हत्या किसने की थी, है ना, उसके बारे में आपको लिखना है। फिर एक्सप्लेन करने की बात आती है, एक्सप्लेन ऑफ थीम। एक्सप्लेन ऑफ थीम ऑफ मैडनेस, आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आएंगी। एक्सप्लेन द थीम ऑफ मैडनेस इन हैमलेट। मैडनेस कैसे हुआ था, जैसे जब पता चला था, स्कूल ने बताया, यानी कि घोस्ट ने बताया था कि तुम्हारे पिता की मृत्यु किस तरह से हुई थी, तो वही सारी चीज़ें। ठीक है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ ओल्फिया इन द प्ले। ओल्फिया का इसमें क्या रोल था? ओल्फिया का रोल यही था कि वो हैमलेट की लवर थी और जो क्या है, हमेशा हैमलेट ओल्फिया को दूर ही किए रहता था, अलग अलग प्लान की वजह से। हाउ डू द शेक्सपियर यूज द प्ले राइट विद इन द प्ले टेक्निक इन द हैमलेट, यानी कि हैमलेट विलियम शेक्सपियर का जो प्ले है वो किस टेक्निक पे किस तरह से हैमलेट के लिए इसमें डिस्क्राइब किया गया था, उसके बारे में आपको लिखना है। व्हाट इज द रोल ऑफ रिवेंज इन द प्ले, यानी कि रोल और रिवेंज को इसमें आपको लिखना है। और लास्ट में आपको लिखना है कमेंट ऑन द एंडिंग ऑफ द प्ले, यानी कि जो इस प्ले का एंडिंग था वो किस तरह से था, तो एंडिंग के बारे में भी आप देख लेंगे। आपको क्वेश्चन आंसर सामने आपको लिखा मिला ही होगा। तो ये क्लास कैसी लगी बच्चों आपको ज़रूर बताएंगे। और अगला जो आपका यूनिट है, यानी कि यूनिट 3 की अगर हम बात करें बच्चों, तो यूनिट 3 आपका है टेम्पेस्ट। क्या पढ़ेंगे हम? विलियम शेक्सपियर का लिखा हुआ ही टेम्पेस्ट है। क्या पढ़ेंगे अगला यूनिट बच्चों? यूनिट 3। यूनिट 3 में हम पढ़ेंगे विलियम शेक्सपियर का लिखा हुआ टेम्पेस्ट। विलियम शेक्सपियर का लिखा हुआ टेम्पेस्ट। क्या पढ़ेंगे बच्चों? टेम्पेस्ट। अगला लेक्चर आपका विलियम शेक्सपियर का लिखा हुआ टेम्पेस्ट आने वाला है। और आज की क्लास यहीं पे कंप्लीट होती है। फिर मिलते हैं आपसे यूनिट 3 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।